हेलो, मैं मनोज जस आप सबका ज्ञान ऐप पर स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम यहां पर जनरल साइंस का जो सिलेबस है वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। जनरल साइंस के सिलेबस में क्या पढ़ना है, क्या करना है, कैसी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो स्टेनो का जो डेट एग्ज़ाम की वो 21 मार्च है, आपको पता है। तो अब मेरे हिसाब से आपके पास 80-85 दिन ही बचे हैं। तो अब उस 80-85 दिनों में कैसी रणनीति रहनी चाहिए, कैसे विज्ञान पढ़नी है, कैसे करना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा। पेपर फर्स्ट में जनरल नॉलेज है, जहाँ पर राजस्थान जी के वगैरह पढ़ोगे। जनरल साइंस में सामान्य विज्ञान है, जिसका सिलेबस मैंने यहाँ लिखा रखा है, वही मैं डिस्कस करूँगा। और हिंदी 75 नंबर की और इंग्लिश 75, ऐसा ही है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले जनरल साइंस की, तो जनरल साइंस का ये सिलेबस मैंने लिखा हुआ है, इसको मैं मिटाता हूँ। देखिए, जनरल साइंस जो विज्ञान है, दैनिक विज्ञान है, उसके सिलेबस में टोटल 9 यूनिट्स हैं। हमारे सिलेबस में 9 यूनिट ही दे रखी हैं और सिलेबस काफ़ी छोटा लगता है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें कितनी गहराई तक जाना है हमको। तो जनरल साइंस में केमिस्ट्री की जो यूनिट है वो 4 है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो यूनिट है वो केमिस्ट्री की है। 5वीं और 6ठी यूनिट 2 यूनिट है वो फिजिक्स की है। बाकी 7वीं, 8वीं और 9वीं यूनिट जो है वो बायोलॉजी की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो वहाँ पर पहला यूनिट दे रखा है आपको तत्व यौगिक मिश्रण। तो तत्व किसे कहते हैं वो सभी को पता है कि तत्व जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं उनको तत्व बोलते हैं। यौगिक 2 या 2 से ज़्यादा परमाणु को यौगिक, ऐसा नहीं पूछेंगे, वो इतना आसान से पूछेंगे नहीं। जैसे अब मैं आपको यहाँ पर जो करवाना चाहता हूँ वो ये करूँगा कि तत्व यौगिक मिश्रण में आपको आवर्त सारणी आनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से वहाँ पर हम थोड़ा सा आवर्त सारणी के बारे में बात करेंगे कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व क्या है, उसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, और उसमें प्रोटॉन कितने, न्यूट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन कितने, उसकी खोज किसने करी, ये सारा कुछ आता है इसमें तत्व यौगिक मिश्रण वाली यूनिट में। आपको लग रहा है ऊपरी तौर पर कि तत्व यौगिक मिश्रण में तो खाली डेफिनेशन है, डेफिनेशन नहीं है। आपको ये आवर्त सारणी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, आपको परमाणु संरचना के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तब जाके ये यूनिट कंप्लीट होगी। आपको लग रहा है सिर्फ इसमें तत्व यौगिक मिश्रण है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिलेबस में ये भी पढ़ने पड़ेंगे, परमाणु संरचना क्या है, आवर्त सारणी क्या है, तभी आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे, नहीं तो ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो तत्व यौगिक मिश्रण में आवर्त सारणी पढ़ेंगे, परमाणु संरचना भी पढ़ेंगे, और मिश्रण जो है उसके पृथक्करण की कुछ विधियाँ होती हैं, फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं और आसवन किससे करते हैं, ये सब चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी इसमें। बाद में दूसरी यूनिट की बात करें, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। इस यूनिट में से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। भले आप आरएस का एग्जाम देख लो, भले आप यूपीएससी देख लो, कोई भी एग्जाम देखो, इसमें से क्वेश्चन आता है कि लकड़ी को जला रही है, भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। लोहे पर जंग लग रही है, भौतिक परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बन गया, भौतिक है कि रासायनिक है। बल्ब का जलना भौतिक है या रासायनिक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो कैसा प्रक्रम स्थायी है, कौन सा स्थायी है, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। छोटा पार्ट है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो भौतिक व रासायनिक परिवर्तन जब इन्होंने लिख दिया, तो रासायनिक परिवर्तन में आपको रासायनिक समीकरण पढ़नी पड़ेगी। आपको संयोजन क्या है, वियोजन क्या है, विस्थापन क्या है, द्विविस्थापन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया जो है वो सारी पढ़नी पड़ेगी। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आप सोच रहे हो कि स्टेनो के सिलेबस में ये तो लिखा हुआ नहीं है, ये तो आएगा नहीं, तो उन्होंने साफ साफ लिख दिया रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन में ये सब आते हैं, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन और रेडॉक्स। तो ये अभिक्रियाएं भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो दूसरे चैप्टर में आप केवल ये मत समझो कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन का जो एक पेज आपने रट्टा मार रखा है उस रट्टे से काम चल जाएगा। रट्टे से काम नहीं चलेगा। तो आपको ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ोगे तो आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना सीखना पड़ेगा। ऑक्सीकरण अंक क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये सारा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन सही होगा। तो इतना डिटेल में हो जाता है फिर सिलेबस। मेटल, नॉन मेटल, धातु अधातु में चूंकि आपने आवर्त सारणी पढ़ रखी है, तो धातु अधातु में आपको ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि धातु अधातु में कहीं कहीं आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछेगा। पीरियोडिक टेबल में सोडियम के कौन से गुण होते हैं, मैग्नीशियम के कौन से गुण हैं, कौन सी धातु जो है वो कमरे के ताप पर द्रव होती है, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। धातु में ये पूछ लेगा कि भाई कांसा धातु क्या है, ठीक है, पीतल क्या है, जस्ता क्या है, ऐसा पूछेगा सब। तो जस्ता जो है वो धातु नहीं है, जस्ता तो जिंक है, और पीतल जो है वो मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु के बारे में पूछेंगे। तो ये सब करेंगे इसमें, धातु अधातु, उपधातु, मिश्र धातु, ये सब इसी में पढ़ेंगे। तो इसमें हमको जो अलग चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, धातु अधातु लिख रखा है, लेकिन आपको उपधातु के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको मिश्र धातु यानी कि अलॉय जिसको बोलते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपको इसके अलावा इसमें थोड़ा सा संकरण वगैरह के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन पूछते हैं। संकरण कोई इसमें लिखा हुआ नहीं है, जैसे क्वेश्चन आता है आजकल एग्जाम में, क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई XeF2 है, तो इसकी आकृति कैसी होगी। अब LDC जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि
HCF2 इसके शेप बताओ, CO2 की शेप बताओ, या CO2 में संकरण कौन सा होगा, कार्बन की संकरण की अवस्था क्या है, मीथेन में संकरण कौन सा है, sp3 sp2, ये संकरण कैसे निकालते हैं, तो ये भी हमको सीखना पड़ेगा। तो ये भी अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। और इसमें जो पूछा जा सकता है जैसे मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आता है कई बार। मोल कॉन्सेप्ट ऐसे पूछेगा कि भाई 16 ग्राम ऑक्सीजन में कुल कितने मोल है। अब ये क्वेश्चन इस सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो इनबिल्ट हो गए क्योंकि उन्होंने तत्व यौगिक मिश्रण दे दिया। तत्व में पूछ ले कि भाई ऑक्सीजन जो एक प्रकार का मान लो तत्व है, ऑक्सीजन खाली O लिख रहा है, O2 लिख रहा है, तो वो तत्व है वो भी। तो ये जो तत्व होते हैं इसमें कितने परमाणु होंगे, इसमें कितने अणु होंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो किसी में पूछा जाए तो ये मोल कॉन्सेप्ट भी अपने को केमिस्ट्री में आना चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। फिर है अम्ल क्षार व लवण। अम्ल क्षार लवण जो है, एसिड क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट क्या है, आप तो इतना ही पढ़ते हो कि अम्ल वो जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं, लवण साल्टी होते हैं, तो यही पढ़ते हो। पर यहाँ पर और ज़्यादा पूछेंगे कि अम्ल की अवधारणाएं कौन कौन सी है, अरेनियस क्या था, ब्रॉन्स्टेड लोरी क्या था, लुईस क्या था, ये पूछेंगे क्वेश्चन आपको। तो वो सिलेबस में नहीं लिख रखा लेकिन पूछा जाएगा क्वेश्चन। फिर पूछा जाएगा ब्लीचिंग पाउडर है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर में आपको सबको पता है कि ब्लीचिंग पाउडर का तो फार्मूला मेरे को पता है CaOCl2। अब इस तरीके से पार पड़ेगी नहीं, खाली ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र CaOCl2। खाने का सोडा है, खाने का सोडे का सूत्र होता है सर NaHCO3, ये सफ़ेद रंग का होता है, ये फलाना रीम का, इससे काम चलेगा नहीं। POP का सूत्र है जैसे, तो वो सब आपको सूत्र आते हैं मान लो, लेकिन वहाँ पर पूछेंगे बनाने की विधि। जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है SSC में कि भाई ब्लीचिंग पाउडर जो है उसकी बनाने की विधि का नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि का हाइजेनक्लेवर प्लांट होता है, उसके अंदर बनते हैं, तो वो सब चीज़ें अपने को पढ़नी पड़ेगी। खाने का सोडा है, POP है, तो उसकी यूटिलाइजेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ करते हैं। उसके बाद इस यूनिट में साबुन अपमार्जक में, साबुन अपमार्जक वाली जो यूनिट है आपकी, इसमें क्या पूछेंगे आपको कि साबुन किस प्रकार की है, और अपमार्जक में और साबुन में डिफरेंस क्या होता है, कठोर साबुन कौन सी है, मृदु साबुन कौन सी है, कौन सा झाग देगा, कौन सा नहीं देगा, साबुन बनाने की विधि कौन सी है, तो ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो केमिस्ट्री का सिलेबस आपको लग रहा खाली ये 4 लाइनें हैं, लेकिन कम से कम आप मान के चलिए 30 क्लासें लगभग लग जाती है, 25 से 30 क्लासें इसमें चलेगी हमारी। तो ये हमारा केमिस्ट्री का डिस्कशन हो गया है। उसके बाद आपको और भी कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके बाद बात करते हैं। दूसरे नंबर पे है फिजिक्स। फिजिक्स में 2 ही चैप्टर दे रखे हैं, प्रकाश वाला और विद्युत वाला। अब प्रकाश में इन्होंने लिखा क्या है, प्रकाश का परावर्तन व इसके नियम। प्रकाश का परावर्तन सबको पता है कि प्रकाश की एक किरण आप आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो चली जाती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। तो जितना कोण आई होता है उतना कोण आ होता है, ये तो परावर्तन का नियम हो गया। लेंस क्या है, एक उत्तल अवतल और ये करके फिर मानव आँख। इतना ही सिलेबस थोड़ी होगा, खाली परावर्तन नहीं है सिलेबस में। तो फिर सिलेबस में वो पूछेगा क्या क्या, इस यूनिट में आपको पूछेंगे वो अपवर्तन क्या होता है, आपको वो पूछेंगे विवर्तन क्या है, वो आपको पूछेंगे व्यतिकरण क्या है, ध्रुवण कौन सी तरंगों का होता है, किस तरंगों का ध्रुवण नहीं होता है, और फिर ये है क्या, विवर्तन कहाँ होता है क्या नहीं होता है, व्यतिकरण जो तेल की बूंदें जो पानी के ऊपर पड़ी होती है वो रंगीन दिखाई देती है, उसका कारण क्या होता है, ध्रुवण जो 3D चश्मे जो होते हैं या होलोग्राफी जो होते हैं होलोग्राम, उसमें कौन सी प्रकाश के गुण का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा इसमें पूछे जाते हैं दर्पण पूछे जाएंगे, जबकि सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ दर्पण, पर दर्पण से क्वेश्चन आते हैं कि भाई वाहनों के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इन्होंने तो खाली लेंस का लिखा है, दर्पण के भी आएंगे, दर्पण उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, कहाँ पर उत्तल दर्पण के यूज़ हैं, कहाँ पर अवतल दर्पण के यूज़ हैं। फिर इन सब के आते हैं सूत्र और न्यूमेरिकल पूछेंगे, सूत्रों से कहीं बनेंगे सवाल बनेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे इस यहाँ से, तो वो भी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। सभी टाइप के एक टाइप के 2-2 3-3 टाइप के आपको हम न्यूमेरिकल कराएंगे, और फिर एक्सरसाइज की शीट देंगे, उसके सॉल्यूशन देंगे, तो वो सब की PDF आपको मिल जाएगी नोट्स में। तो ये प्रकाश के परावर्तन में अपने को इतना पड़ेगा। फिर मानव आँख है, मानव आँख में इन्होंने खाली आँख लिखा है, तो आपको पूरी इसकी बायो भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी कि इसमें कौन कौन सी लेयर है, फिर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के आगे बनता है पीछे बनता है, फिर वो दृष्टि दोष पढ़ने पड़ेंगे, तो ये सारे भी पढ़ने पड़ेंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया, सब पढ़ने पड़ेंगे, प्रेस बायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म। अब इसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं है सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन आएंगे, तो इसको डिटेल में जो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम ये सारा मैटर आपको करवाएंगे क्लास में। फिर आगे विद्युत धारा, ओम का नियम। अब इसमें देखिए
इस यूनिट की अगर हम बात करें, विद्युत धारा, ओम का नियम, विद्युत विभव, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, विद्युत मोटर, इतना लिख रखा है। अब विद्युत धारा में इन्होंने कहीं रेजिस्टेंस का नहीं लिखा है ज़्यादा कुछ, तो हम रेजिस्टेंस के ऊपर सवाल आते हैं कई बार कि श्रेणी क्रम में अगर ये प्रतिरोध लगे हुए हैं, एक 2 ओम का है, एक 5 ओम का है, तो बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। 2 ओम 5 ओम के लगे हुए हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। या कभी उनको समांतर क्रम में लगा के तुल्य प्रतिरोध पूछ लेता है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई फ्यूज तार किसका बना होता है, ऐसा पूछेंगे कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में कि भाई जो ताप में हीट पैदा होगी वो हीट का फार्मूला क्या है, तो हीट का फार्मूला I²RT, ऐसे सवाल होते हैं, तो इसके न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो इन दोनों से मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आते हैं, जो जनरली साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं उनको इस यूनिट में बहुत दिक्कत आती है। तो आप हमारी क्लास से देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि सर ने हमको कितने अच्छे से कराए। तो एक एक कंसेप्ट आपको खोल के करवाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। सवाल जो हैं वो काफ़ी ईजी होते हैं, आपको अगर फार्मूला याद है तो वो हो सकता है, अगर फार्मूला नहीं समझ में आया तो वही नहीं हो सकता वहाँ पर। तो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बात करते हैं बायोलॉजी की। तो ये हो गया हमारा बायो में अगर हम बात करें तो पहली यूनिट है, 7वीं यूनिट जो है उसमें पहला चैप्टर है मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क में खाली ब्रेन तो पढ़ना नहीं है, हमको पढ़ना पड़ेगा पूरा तंत्रिका तंत्र, पूरा नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ेगा, हमको न्यूरॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, न्यूरॉन क्या होते हैं, फिर ब्रेन के कुछ पार्ट हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं और उनके भाग कौन कौन से हैं, प्रोजेंसिफेलॉन, मेजेंसिफेलॉन, मेटेंसिफेलॉन, सब कुछ करेंगे अभी। उसके बाद अगला है हार्मोन्स वाली यूनिट। तो हार्मोन वाली जो यूनिट है, कई लोग सोचते हैं ये हार्मोन कौन सी यूनिट है, तो हार्मोन जो है बेसिकली वो है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ग्रंथियाँ कह दूँ, हार्मोन कह दूँ, एक ही बात है, वो चैप्टर एक ही है। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर हार्मोन अलग है, ग्रंथि अलग है, आपने हमको ग्रंथि पढ़ाई थी, हार्मोन तो पढ़ाया ही नहीं, तो हार्मोन कब कराओगे। तो भैया ग्रंथि से ही तो हार्मोन निकलते हैं, तो ये एक ही पार्ट है। लास्ट है मानव रोग। तो मानव रोग जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। RSMSS भी दे नहीं दे मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मानव रोग जो है वो उसके वीडियो सबसे पहले डाल दिए जाएंगे ऐप पर, तो आप उसको देखो, ज्ञानो ऐप, उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करो और उसके जल्दी से जल्दी वीडियो देखो और सब्सक्राइब करो चैनल को। और हमारा जो आपको अगर कोर्स पसंद आए तो उसको परचेज करो। अगली यूनिट है जंतुओं पादपों का आर्थिक महत्व। इस यूनिट की अगर बात करूँ तो ये बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट यूनिट है, यहाँ से जनरली क्वेश्चन आते नहीं हैं, लेकिन इसमें है क्या क्या वो आप देख लो। एक तो है पीसी कल्चर, मछली पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, सेरीकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम एपीकल्चर पर एक क्लास करेंगे पूरी 1 घंटे की, हम पीसी कल्चर पर आधे घंटे की क्लास करेंगे, सेरीकल्चर पर आधे पौने घंटे की क्लास करेंगे। हम पढ़ेंगे इसमें पोल्ट्री, हम इसमें पढ़ेंगे डेयरी, हम इसमें पढ़ेंगे लाख कल्चर, तो लाख का उत्पादन कैसे होता है ये सब पढ़ेंगे इसमें। ये तो हो गया जंतुओं का आर्थिक महत्व। फिर अगर हम बात करें, ये तो जंतुओं का हो गया, पादपों के आर्थिक महत्व की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे अनाज पढ़ेंगे, मोटे अनाज कौन से होते हैं, छोटे अनाज कौन से होते हैं। हम पढ़ेंगे वहाँ पर फल जो हैं उनके बॉटनिकल नेम, जैसे आपने मटर का नाम सुन रखा होता है जनरली स्टूडेंट ने, मटर का नाम होता है पाइसम सटाइवम, तो आम का भी तो कुछ नाम होता होगा। तो हम जब आम पढ़ेंगे तो आम का नाम बताएंगे आपको। वो सारे नाम जो पढ़ने हैं बॉटनिकल नेम होते हैं इनके, अनाज के, फल के, सब्जी के, ये सब जो है वो पादपों के आर्थिक महत्व में आएगा। उसके बाद लास्ट यूनिट है बायोमास, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, पारिस्थितिकी, मेंडल और गुणसूत्र, वो देखते हैं। देखिए बायोमास जो है उसमें बेसिकली जो आपको पढ़ना है वो गोबर गैस के बारे में पढ़ना है। गोबर गैस का जो प्लांट होता है वो कैसे काम करता है, उसमें डाइजेस्टर कहाँ होता है, स्लरी कैसे डाली जाती है, तो ये जो है वो NCERT में दे रखा है, एक छोटा सा चैप्टर है उसी में से। ऊर्जा के विभिन्न स्रोत में जैसे आपने, वो भी NCERT का चैप्टर है, ये भी पवन चक्की से कैसे ऊर्जा मिलती है, उससे कैसे ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा के अलग अलग हमारे पास सोर्सेज हैं, कोयले से, लकड़ी से, ये सब इसी में पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट में हम ये पढ़ेंगे, खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, फूड वेब पढ़ेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या है, खाद्य फूड वेब यानी खाद्य जाल क्या होता है ये पढ़ेंगे। उसके बाद खाद्य के पिरामिड पढ़ेंगे हम। फिर हम जो है इसमें पढ़ेंगे कि भाई 10% का नियम क्या है ऊर्जा के लिए, ये पढ़ेंगे इसमें। तो ये भी बहुत अच्छी खासी यूनिट है पारिस्थितिकी, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं।
तो उसके बाद है मेंडल के नियम। मेंडल के आपको सबको पता है, 10वीं क्लास से आप पढ़ रहे हो। मेंडल के 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपीवन का नियम। लेकिन उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, बैक क्रॉस क्या है, ठीक है, टेस्ट क्रॉस क्या है। तो मेंडल की जो टर्मिनोलॉजी है, क्वेश्चन वहाँ से आता है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, यानी कि कुल मिला के मेंडल की जो टर्मिनोलॉजी है, मेंडल की शब्दावली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लोग क्या नियम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो शब्दावली तो छोड़ देते हैं, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो तो छोड़ दिया और बाकी कचरा पढ़ रहे हैं, तो ये भी गड़बड़ है। तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियम हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। तो इसमें आपको गुणसूत्र की संरचना पढ़नी है। गुणसूत्र में क्रोमेटिड क्या है, क्रोमोनीमा क्या है, उसमें डीएनए कहाँ है, तो ये सब बातें हम गुणसूत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। गुणसूत्र की खोज किसने की, गुणसूत्र नाम किसने दिया। तो सिलेबस आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जब पढ़ोगे ऐप पर तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने कम से कम, मैं आपको 50 से 60 घंटे के लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा आराम से। फिर हम उसमें आपको PDF भी दे दी जाएगी, और फिर अगर हमारे पास सही समय रहता है तो हम उसमें अब फिर करेंगे एक्सरसाइज। जैसे आपको टेस्ट करवाएंगे वहाँ पर कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं, उसके फिर आंसर ऐसे होते हैं, गड़बड़ कहाँ होती है, तो ये सारे जो है लाइव टेस्ट का कुछ करेंगे। तो ये हमारा इसमें प्लान रहेगा। तो मेरे हिसाब से अब आपके पास 80-85 दिन है, तो कुल मिला के आपको जुट जाना चाहिए तैयारी में। वीडियो आते रहिए, देखते रहिए। कोरोना चल रहा है इसलिए हम ज़्यादा ऑफलाइन तो नहीं पढ़ा पाते हैं, तो ऑनलाइन में आपको अगर इससे अच्छा कंटेंट मिले तो आप वहाँ पर देखो, लेकिन मेरे हिसाब से इससे बढ़िया आपको मिलेगा नहीं। मैंने आपको सिलेबस कितना करवाना है, क्या करवाना है, वो डिस्कस कर दिया है। ज़रूर देखो, अच्छा लगे तो आप उसको बाकी दोस्तों को बताओ, बुरा लगे तो हमें ही बता दो कि सर हमें अच्छा नहीं लगा, तो हम उसमें सुधार करेंगे। तो बाय बाय साथियों। आपका अगला वर्ष जो है वो 2020 तो सबका ख़राब गया, लेकिन 2021 ख़राब नहीं जाए और आपकी सबकी जॉब लगे, तो इसी आशा में जय हिंद।